Smack and welcome to all participants on our this specific webinars. आप सभी का KIP परिवार में स्वागत है and today we are going to discuss a very prominent business opportunities in the biomass sectors, that is NTPC tender for biomass pellet supplies. आप सभी को जो है कि बायोमास पैलेट्स के जो सेक्टर्स में है, जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो डे बाय डे अब अपने टेंडर इनवाइट कर रहे हैं। आप सभी ने बायोमास सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करने का जो डिसीजन लिया है, आपने इंटरेस्ट शो किया है, उसके लिए ग्रेट थैंक्स। और जो आज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एनटीपीसी ने अपने जो गौतम बुद्ध नगर दादरी प्लांट के लिए ओपन की हुई है, उसके बारे में हम इस वेबिनार के माध्यम से आपके साथ जो है बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, होस्ट टीम काइंडली परमिट टू शेयर माय स्क्रीन। It is visible to you, sir? Okay, okay, thank you. ओके ओके, थैंक यू होस्ट टीम्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई थिंक मेरी स्क्रीन्स आप सभी को शेयर हो चुकी होगी और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वेबिनार ऑन एनटीपीसी बायोमास पैलेट सप्लाईज टेंडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एनटीपीसी जैसे कि पूरे देश में पावर सेक्टर्स में कोल बेस्ड पावर जनरेशन जो है पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स ये अपने खुद के भी सेटअप करती है और अलाइड्स को एसोसिएट्स करके भी ये पावर जनरेशन में अपने प्लांट रन अप कर रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया बेसिस। जैसा कि आप सभी को पता है कि पावर सेक्टर्स में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो मैंडेटरी यूज किया हुआ है कि कोयले के साथ जो को फायरिंग होनी है बायोमास पैलेट्स की, वो मिनिमम 5% मैंडेटरी है और कमिंग फाइनेंशियल ईयर में इसको 5% से 7% करने का भी प्रोविजंस है। तो यदि आपके आसपास बायोमास रेजिड्यूज अच्छी क्वांटिटी में है तो आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को प्लान कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट इसमें लाइन अप कर सकते हैं। अभी जो ये टेंडर ओपन है उसी सीरीज में जो टेंडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस हैं वो आज हम इस वेबिनार के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। टेंडर के बारे में बातचीत करेंगे, क्या बिडर्स के स्कोप होंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे, जैम रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, सप्लाई ड्यूरेशंस, ईएमडी अमाउंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी क्वांटिटी आपको एलोकेट हो सकती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या रहेंगे, पेमेंट टाइमलाइंस क्या रहेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रहेगा, पैलेट्स की डिलीवरी आपको कब करनी है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ पैलेट्स क्या रहेंगे और एग्रीकल्चर रेजिड्यू का मीनिंग्स क्या है, आप कौन सा रॉ मटेरियल यूज करके आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और केआईपी कैसे आपको असिस्ट करेगी, ऐसे कंप्लीट टॉपिक्स हमने इस वेबिनार के माध्यम से आपके साथ शेयर करने हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, आप आराम से अपने इस जो वेबिनार का कंटेंट है उसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। आफ्टर वेबिनार आपको इसका कंप्लीट जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपको जो भी पॉइंट हैं आप अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चंस भी है तो आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस वेबिनार हम आपके क्वेश्चंस आंसर सेशंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि आपके जो इस टेंडर से रिलेटेड कोई क्यूरीज होंगी वी विल ट्राई टू आंसर दैट क्यूरीज। तो लेट्स स्टार्ट टू आवर स्पेसिफिक्स वेबिनार ऑन एनटीपीसी टेंडर्स। सबसे पहले कि एनटीपीसी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एनटीपीसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है, जिसने अभी बायोमास पैलेट की प्रोक्योरमेंट्स करने के लिए, जैसे कि इनके पावर प्लांट्स हैं, इसमें ये कोयले के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी कोयले का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। अब उसमें ये कोयले के साथ साथ बायोमास पैलेट्स की भी को फायरिंग करते हैं। तो बायोमास पैलेट इनको बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, तो बायोमास पैलेट की सप्लाई यानी उसकी प्रोक्योरमेंट करने के लिए इन्होंने ये टेंडर इनवाइट किया हुआ है। ये जो टेंडर है एनटीपीसी का, जो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर
में दादरी लोकेटेड प्लांट है उसके लिए ये इन्विटेशन है। एनटीपीसी के वैसे तो बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, लेकिन जो टेंडर स्पेसिफिक जो है दादरी प्लांट्स के लिए ये लाइन अप किया हुआ है। इस टेंडर को जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 28 जनवरी 2025 है। और इसमें पर डे का जो डिमांड है वो 600 टन पर डे इस प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है। और ये जो टेंडर है ये 1 साल की सप्लाई के लिए है। पूरे साल में इनको 2,19,000 टन बायोमास पैलेट की सप्लाई की रिक्वायर्ड है। तो देखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी, एक ये बड़े स्केल का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यदि हम बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सप्लाई ऑर्डर लाइनअप हो सकता है यदि हम इस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें बिडर को करना क्या है, यानी जो स्कोप ऑफ वर्क फॉर बिडर्स हैं, तो बिडर्स को अपना सप्लाई जो बायोमास पैलेट का है सप्लाई, उसका लोडिंग, उसका ट्रांसपोर्ट और एनटीपीसी के प्लांट तक की डिलीवरी इंश्योर करनी है। अनलोडिंग जो होगा वो एनटीपीसी की साइट पे एनटीपीसी के प्लांट के स्कोप में रहेगा, यानी वहां तक आपको ब्रिकेट्स पहुंचाना है। उसके बाद अनलोडिंग करने का जो स्कोप है वो एनटीपीसी का ही रहेगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जिस भी माध्यम से ट्रांसपोर्ट व्हीकल के माध्यम से जब आप पायलट्स की सप्लाई करते हैं तो कैरेज व्हीकल शुड बी फुली कवर्ड एंड वाटर प्रूफ ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। पूरा वो कवरेज हो अच्छे से, ताकि वाटर प्रूफ कवरेज हो, ये आपने इंश्योर करना, ये आपकी स्कोप में रहेगा, यानी बिल्डर्स की जिम्मेवारी ये रहेगी। अब जो ये टेंडर सबमिट करना है इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो टेंडर सबमिशन होगा वो जैम पोर्टल पे होगा, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस जो है, ई प्रोक्योरमेंट जहाँ से होती है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो टेंडर इनवाइट करते हैं वो जैम पोर्टल के माध्यम से करते हैं। तो यदि आपको टेंडर भरना है तो आपका जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ये आपने ध्यान रखना है। यदि अभी तक आपने जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप केआईपी के साथ मिलके अपना जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन इंश्योर कीजिएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका पैन नंबर से, आपके इनकम टैक्स रिटर्न से, आपके जीएसटी से ऑटो सिंक होता है। इसके बाद आपको इसमें सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट कराना होता है, साथ साथ में अपना प्रोडक्ट कैटलॉग इसके ऊपर अपडेट करना होता है। जैसे कि अब बायोमास पैलेट है तो इसका प्रोडक्ट कैटलॉग उस पर जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक आप इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है आपने, अपना जैम रजिस्ट्रेशन जरूर आपने टाइमली लाइन अप करना है इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। सप्लाई ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया था आपको कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट की इसमें सप्लाई है, जिसमें कम से कम 50% या उससे ज्यादा का पैडी यूज होना मैंडेटरी है। ध्यान रखना आप ये, आप किसी भी एग्रीकल्चर रेजिड्यू से अगर बायोमास पैलेट बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 50% पैडी का पोर्शन मैंडेटरी है इस टेंडर में। और नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट की सप्लाई का ये टेंडर है। आपको पूरे 12 महीने यानी 365 दिन की सप्लाई का वर्क ऑर्डर मिलेगा यदि आप टेंडर में आपको सक्सेसफुली एलोकेशन आता है। तो सप्लाई ड्यूरेशन जो है वो आपका 1 साल का रहेगा। इसमें बहुत अच्छा क्लोज ये भी है, यदि आपको अगर सप्लाई ऑर्डर मिलता है और अगर आपने 80% अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया तो एनटीपीसी आपके सप्लाई ऑर्डर को अगले 1 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंप्लाई विद द टर्म एंड कंडीशंस। उसमें जो भी उनके आगे के नॉर्म्स होंगे वो इस टेंडर में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने इतना इस टेंडर में लाइमलाइट्स किया हुआ है कि यदि आप अपना 80% परफॉर्मेंस अच्छा कर देते हैं, यानी जितना आपको सप्लाई करना है अगर आपने उसका 80% तक अच्छे से लाइन अप कर दिया है तो अगले 1 साल में भी आपको बायोमास पैलेट की सप्लाई का ऑर्डर एक्सटेंड किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रोविजन इन्होंने लाइन अप किया है। ईएमडी अमाउंट्स यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, इसको जो है टेंडर में सिक्योरिटी फीस भी बोलते हैं, ये आपको लाइन अप करना है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस टेंडर में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरर हैं वो, या आज की डेट में जो ट्रेडर हैं या एग्रीगेटर्स हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्यूचर मैन्युफैक्चरर इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं है। यानी
आज की डेट में या तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, या आप ट्रेडर हो या एग्रीगेटर्स हो, तो ही आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रेडर या एग्रीगेटर्स, उनको ईएमडी अमाउंट देना मैंडेटरी है, जो कि 20 टन पर 10 लाख रुपए का ईएमडी मनी है। ये आपको बीइंग ए ट्रेडर और एग्रीगेटर के नाते यदि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको देना है। ईएमडी जो है एग्जम्प्टेड है मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, जिनका बायोमास पैलेट का आइटम्स ऑलरेडी एमएसएमई में लिस्टेड है, उनके कोड में लिस्टेड है, जीएसटी में लिस्टेड है, और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ईएमडी मनी नहीं देना है। इट मींस जो ट्रेडर है या एग्रीगेटर्स हैं उनको ही ये ईएमडी मनी देना है। ये आपने ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन है, मतलब इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल कौन है। कोई भी इंडिविजुअल अप्लीकेंट हो जिसकी एज 21 साल या इससे ज्यादा का हो तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लास 1 लोकल सप्लायर ही इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल्स है। क्लास 1 लोकल सप्लायर का मीनिंग्स ये है कि आप जितना भी रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे वो लोकली ही, यानी आपको लोकल एरिया में यानी भारत में ही जो है रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करके उससे मैन्युफैक्चरिंग करके आपको बायोमास पैलेट की सप्लाई करना है। यानी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की से अगर आप बायोमास पैलेट का मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करते हैं तो वो इसमें अलाउेबल नहीं है। क्लास 1 लोकल सप्लायर जो 100% लोकल होगा वही इसमें एलिजिबल है इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा प्रोविजन इसमें ये है कि बिडर जो है अपना एक कंसोर्टियम बनाकर भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी जो है सप्लाई करने की जो है इसमें जो मिनिमम 20 टन का क्राइटेरिया है, आपको लगता है कि नहीं मैं 20 टन सप्लाई नहीं कर पाता, तो मैं 10 टन या 15 टन की ही आपकी कैपेसिटी है, तो आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके यानी दो मैन्युफैक्चरर मिलके एक कंसोर्टियम बना सकते हैं और इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप किसी ट्रेडर के साथ मिलके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कोई एक ट्रेडर और एक मैन्युफैक्चरर मिलके टेंडर सबमिट कर सकते हैं। एक ट्रेडर और दो मैन्युफैक्चरर मिलके भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं, या दो मैन्युफैक्चरर और एक ट्रेडर मिलके भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम इसमें 3 मेंबर ही अलाउड है। जब भी आप इसमें कंसोर्टियम बना के जब आप आवेदन करेंगे तो जो आपकी क्वांटिटी है, जो कितने तक का मैक्सिमम क्वांटिटी आप ऑफर कर सकते हो, वो केवल जो मैन्युफैक्चरर की कैपेसिटी के साथ ही सिंक होगा। यानी ट्रेडर की केस में जो कैपेसिटी वो अलाउड नहीं होगी जब कंसोर्टियम बनता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी क्वांटिटी आप ऑफर कर सकते हैं वो मैन्युफैक्चरर की ही प्रोडक्शन कैपेसिटी से सिंक होगा। तो आप इस तरीके से कंसोर्टियम बनाकर भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिडर मस्ट बी ए मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और एग्रीगेटर्स। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मैन्युफैक्चरर को आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहता है, ट्रेडर का भी आपका क्लियर रहता है, लेकिन कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये एग्रीगेटर्स क्या होते हैं। एग्रीगेटर्स क्या होते हैं कि लार्ज क्वांटिटीज में जो है गुड्स को प्रोक्योर करते हैं और उसको आगे सेल आउट करते हैं। वो मल्टीपल आइटम्स की सेलिंग्स और बाइंग करते हैं। तो यहाँ अगर आपके पास आप मैन्युफैक्चरर भी नहीं है लेकिन स्मॉल ट्रेडर भी नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़े स्केल पे से बायोमास पैलेट्स के, ब्रिकेट्स के, या एग्रीकल्चर रेजिड्यूज के, या और किसी भी अलाइड एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम्स है उनके आप बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो आप बीइंग एग्रीगेटर्स हो जाते हैं। या कई बार आप ऐसा होता है कि मल्टीपल आइटम्स, अलग अलग टाइप की आप आइटमें खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं और आगे बल्क में सेलिंग करते हैं, तो ऐसे लोग भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ये बायोमास पैलेट की आइटम एडिड हो। तो ये लोग जो हैं मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और एग्रीगेटर्स कंसोर्टियम के थ्रू या इंडिविजुअल के थ्रू या अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के माध्यम से जो भी एलिजिबल्स हैं इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शंस टेंडर पार्टिसिपेशन का इसमें लाइनअप है। क्वांटिटी कितनी एलोकेशंस होगी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इस टेंडर में जो परचेज प्रेफरेंस है वो एमएसएमई लोकल सप्लायर को दिया गया है। यानी आप लोकल सप्लायर यानी क्लास 1 लोकल सप्लायर हो, 100% लोकल कंटेंट आपने यूज करना है अपने
प्रोडक्ट और सर्विसेज में। और यदि आप एमएसएमई है, यानी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो देखिए एमएसएमई को गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे टेंडर में प्रेफरेंस होता है, ईएमडी का एग्जम्पशंस होता है, टर्नओवर की एग्जम्पशंस होती हैं, पेमेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एमएसएमई को प्रेफरेंस देती है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ एमएसएमई बिल्डर्स को मिलते हैं। तो यदि आपने अभी तक अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसको जरूर करवाइएगा, क्योंकि एमएसएमई पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। टेंडर प्रेफरेंस के साथ साथ गवर्नमेंट के सब्सिडी लाभ भी एमएसएमई को लाइन अप होते हैं। तो आप इसमें अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा। इस टेंडर स्पेसिफिक में 25% जो है टोटल क्वांटिटीज का एमएसएमई के लिए रिजर्व्ड है। यानी यहाँ 600 टन पर डे की डिमांड है, तो 600 टन का अगर हम 25% करें यानी 150 टन तक का एमएसएमई को सप्लाई यहाँ मैंडेटरी है। यानी जब भी L1 की प्रेफरेंस आएगी, L1 L2 उसमें जितना भी क्वांटिटी बकेट्स इनका फिलअप होगा, उसमें एमएसएमई को 25% कोटा जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है लोकल एमएसएमई यूनिट को प्रमोट करने के लिए। क्वांटिटी एलोकेशन जो है वो लिमिटेड है। ट्रेडर और एग्रीगेटर के लिए वो केवल 20 टन पर डे तक का ही टेंडर सबमिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का वो नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेडर और एग्रीगेटर के लिए कंडीशंस हैं। और जो मैन्युफैक्चरर है वो 20 टन से ज़्यादा का भी आवेदन कर सकते हैं। और आगे की जो क्वांटिटी है वो इन मल्टीप्लायर ऑफ 10 टीपीएस होना चाहिए, यानी कि आपका 20 के बाद 30 टन, 40 टन, 50 टन आप ऐसे कोट कर सकते हैं। आप इसको और फ्रैक्शंस में तोड़ नहीं पाएंगे, जैसे 25, 30, 35 या 45 ऐसे नहीं कर सकते। 10 के मल्टीप्लायर में आपको क्वांटिटी एलोकेशंस में अपना टेंडर सबमिट करना है। प्रोक्योरमेंट प्राइस, जब आप टेंडर सबमिट करते हैं तो इस टेंडर ये जो टेंडर है 2 बिड सिस्टम है, टेक्निकल बिड और प्राइस बिड्स। टेक्निकल बिड्स में जितना आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन सब वो लाइन अप करना है, और प्राइसिंग बिड में आपको अपना प्राइस कोट करना है जो आप इनसे चाह रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोक्योरमेंट प्राइस में बेस प्राइस का ऑप्शन इन्होंने लाइन अप किया हुआ है। यानी बेस प्राइस इन्होंने डिसाइड की हुई है। बेस प्राइस में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करके टेंडर सबमिट करना है। यानी जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होगी वो आपकी जो बेस प्राइस है जो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, एक्स फैक्ट्री प्राइस जो नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट के लिए 2 रुपया 43 पैसा अप्रोक्सीमेट 1000 KCL पे। और अगर हम इसको 3400 KCL यानी ग्रोस कैलोरिक वैल्यू इनका 3400 का मापदंड है, उसके अकॉर्डिंगली ये और 5% जीएसटी को जोड़ते हुए ये जो प्राइस बनता है 8282 रुपये के अप्रोक्सीमेट जाएगा। अब इसके अंदर आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन प्राइस जोड़ के टेंडर सबमिट करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यदि कोई बिडर्स इस प्राइस बेस प्राइस से नीचे भी कोट करता है तो यहाँ बेस प्राइस ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि बेस प्राइस यहाँ मैंडेटरी है, इससे नीचे कोटेशन नहीं जाएगा। हाँ, आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहें तो आप जीरो डाल सकते हैं, या आप अपनी ये जो बिजनेस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप डाल इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्राइस ऐड कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। लेकिन बेस प्राइस जो है वो ये सेम रहेगा। यदि क्वांटिटी एलोकेशन में भी ये बताया गया है कि यदि काफी लोगों के जैसे 600 टन का यहाँ क्वांटिटी एलोकेशन है, यदि 600 टन की क्वांटिटी जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे रिसीव्ड हो जाती है तो ये फिर प्रोपोर्शनेट्स एलोकेशंस करेंगे। यानी जितने लोग, मान लीजिए हमारे यहाँ 600 टन पर डे की डिमांड है, लोगों ने कोट कर दिया 1000 टन और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ा ही नहीं, ऐसे बिडर्स भी हो सकते हैं जो जीरो ट्रांसपोर्टेशन के साथ अपना टेंडर सबमिट करते हैं। तो उस सिचुएशन में प्रोपोर्शनेटली सभी जो है बिडर्स को क्वांटिटी एलोकेशन किया जाएगा। यानी अगर 600 टन है और 1000 टन का इनके पास सप्लाई ऑर्डर आ गया तो अप्रोक्सीमेटली ये 60% हो गया। 1000 टन का 600 यानी 60%। तो जितने जितना क्वांटिटी ऑफर किया होगा उसका 60% तक का ये एलोकेशन प्रोपोर्शनेट बेस पे सभी बिडर्स को कर देंगे। तो यहाँ ये आपने ध्यान रखना है कि प्राइसिंग बिड कैसे करनी है। कई बार इसमें आप गलती ना करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके टेंडर का। पेमेंट टाइमलाइंस जो है ये 15 दिन का इन्होंने टेंडर में डिफाइन किया हुआ है कि जैसे ही आपका इनवॉइस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इनके अकाउंट सेल को मिल जाएगा सप्लाई के बाद, तो उसके 15 दिन के अंदर ये आपको पेमेंट रिलीज करेंगे। ये पेमेंट टाइमलाइंस का कॉन्सेप्ट है इनका। यदि आपको टेंडर सक्सेसफुली अवार्ड हो जाता है
जिसको हम लेटर ऑफ अवार्ड भी बोलते हैं। लेटर ऑफ अवार्ड के बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कराना है, जो कि 5% ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा। यानी अगर पूरे साल का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको मिला है उसका 5% का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना है। और ये LOA मिलने के बाद, यानी लेटर ऑफ अवार्ड मिलने के बाद विद इन 30 दिन आपको सबमिट कराना है। ये आपने ध्यान रखना है। इन केस आप अगर 100% टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट एक साथ नहीं कराना चाह रहे हैं तो 25% आप LOA के विद इन 30 डेज सबमिट करा सकते हैं। बाकी बचा हुआ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो सब्सिक्वेंट आपके जो बिल होंगे उससे ये एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो कि 10% इन ईच बिल टिल द टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड। यानी जो सिक्योरिटी है आप उसका 25% जैसे ही आपको लेटर ऑफ अवार्ड मिलता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर करा दीजिएगा। बाकी बचा हुआ सिक्योरिटी आप अपने बिलों से एडजस्ट भी करा सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें डिलीवरी जो आपने लाइनअप करनी है, जैसे ही आपको लेटर ऑफ अवार्ड मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना डिलीवरी स्टार्ट कर देना है। यानी बायोमास पैलेट की सप्लाई आपने लाइनअप कर देनी है। मैक्सिमम इसमें 60 दिन का प्रोविजन है, यानी 60 दिन तक किसी कारणवश, 30 दिन का टाइम तो आपको है ही, अगले 30 दिन के अंदर अगर किसी कारणवश अगर आप सप्लाई नहीं दे पाते हैं तो कोई आपको लिक्विडेटेड डैमेज यानी कोई जुर्माना आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन वो 60 दिन तक का ही रहेगा। 60 दिन से अगर ज्यादा डिले करते हैं तो एज पर दी टेंडर नॉर्म्स आपको जो है इनका जो भी पेनल्टी प्रोविजंस होगा वो आपको देना होगा। यानी इनडायरेक्टली आपके पास 60 दिन तक का टाइम लेटर ऑफ अवार्ड के बाद भी रहेगा। अकॉर्डिंगली जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर्स हैं वो अपना लाइन अप कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का या प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास पैलेट्स का, ताकि वो टाइमली अपना सप्लाई इंश्योर कर पाए। पैलेट्स जो हैं वो आपकी कैसे बनी हुई होनी चाहिए, उसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इसमें दिए हुए हैं। उसमें पहला ये है कि जो बेस मटेरियल है वो एग्रीकल्चर रेजिड्यू होना चाहिए। यानी जो भी हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनके रेजिड्यू से ही आपको ये बायोमास पैलेट्स बनानी है। और इसमें मिनिमम जो है 50% पैडी का आपने यूज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का थ्रस्ट पॉइंट ये है कि पैडी को किसान लोग जलाए ना। एनसीआर एरिया में पॉल्यूशंस के इश्यूज हैं, पैडी को जलाने के इश्यूज हैं, लैंड की जो फर्टिलाइज कैपेसिटी है वो डे बाय डे रिमूविंग्स हो रही है, रिड्यूस हो रही है इसके जलाने से। काफी ऐसे पैरामीटर है, तो गवर्नमेंट का थ्रस्ट सेक्टर ये है कि भी ज्यादा से ज्यादा पैडी का जो यूज है बायोमास पैलेट के लिए किया जाए। इसलिए इसमें मिनिमम 50% का क्राइटेरिया भी लाइन अप है। शेप और साइज है वो सिलेंड्रिक शेप में होना चाहिए। डायमीटर जो है 25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ जो है 35 mm से ज्यादा ना हो। फाइन परसेंटेज जो है यानी टूट फूट है उसमें 5% या उससे कम का अलाउड है टोटल वेट में। ग्रोस कैलोरिक वैल्यू जो है वो 2800 से लेके 4000 तक का इसमें इंक्लूसिव है। यानी वैसे स्टैंडर्ड जो प्राइसिंग होगा वो 3400 के लिए होगा, लेकिन अगर 3400 नीचे भी अगर आपका 2800 आ जाता है और 2800 से लेके 4000 तक का इसमें अलाउेबल है। प्राइस शैल बी प्रोपोर्शनेटली एडजस्टेड विद द 3400 केसीएल्स पैरामीटर्स। यानी जो 3400 के ऊपर आपका प्राइस है, अगर 3400 से 4000 के बीच में जैसे भी आता है तो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा। और अगर 3400 से नीचे आता है 2800 से लेके 3400 के रेंज में तो प्रोपोर्शनेटली वो रिड्यूस हो जाएगा। 2800 से नीचे अगर 2400 की रेंज है तो उसमें 75% ही पेमेंट्स मिलेगी जो एडजस्टेड प्राइस होगा। और 2400 से अगर 2000 तक की रेंज है तो उसमें केवल 50% ही प्राइस मिलेगी जो एडजस्टेड प्राइस है। लेकिन 2000 से नीचे का भी अगर ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज है वो पैलेट्स एक्सेप्टेड नहीं की जाएंगी। ये आपने ध्यान रखना है। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड में दी हुई है। यानी इन पैरामीटर को कंप्लाई करते हुए आपने बायोमास पैलेट का प्रोडक्शन लाइन अप करना है। एग्रीकल्चर रेजिड्यूज का मीनिंग क्या है, ये काफी सारे जो बिल्डर्स क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बड़ा अच्छा इसमें डिफाइन किया हुआ है। कोई भी स्टबल स्ट्रा हस्क है, चाहे वो पैडी है, सोया है, अरहर है, गवार है, कॉटन है, या ज्वार, बाजरा, मूंग, मस्टर्ड, सीसम, ऐसी कोई भी फसल है, तिल है, सनफ्लावर है, जूट है, कॉफी है, इस टाइप का कोई भी एलिफेंट ग्रास है या सरकंडा है, इनके जो स्टबल स्ट्रा और हस्क हैं उनको लेके अगर आप बायोमास पैलेट बनाते हैं वो अलाउेबल्स। बैम्बू की भी
जो चिप्स हैं, कटिंग्स हैं, बैम्बू के बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप यूज करके बायोमास पैलेट बना सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो होते हैं, जैसे ट्रिमिंग के बाद पेड़ पौधों का जितना भी कूड़ा करकट बचा हुआ होता है, आप हॉर्टिकल्चर वेस्ट को यूज करके भी बायोमास पैलेट बना सकते हैं। फॉरेस्ट रेजिड्यूज को भी आप यूज करके बायोमास पैलेट बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो सिंगल बेस मटेरियल के साथ साथ जो मिक्सचर होते हैं, कई ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनसे ग्रोस कैलोरी वैल्यू बढ़ जाती है, तो मिक्सचर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी के जो जो आपका रेजिड्यू बचा होता है वुड वर्क के, जैसे वुड चिप्स है, सार डस्ट है, फर्नीचर वेस्ट है, बगाश है, प्रेस मड है, मोलासिस है, या और इस टाइप का जो एनिमल डंक्स हैं, इस टाइप से जो है आप जो मिक्सर को यूज करके भी बायोमास पैलेट्स हैं जो, लेकिन मिक्सचर्स में से पहले जो आपका सिंगल बेस मटेरियल्स है, या आप मल्टीपल मटेरियल को मिक्स करके भी ये बना सकते हैं। तो जितना रॉ मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल्स हैं, आप उसको कंसिडर करते हुए, लेकिन 50% पैडी आपने यूज करनी है। दूसरा, कई जो वुडन बेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने लकड़ियां काट काट के उनके वुडन बेस आपने बायोमास पैलेट बनाने हैं, वो इसमें अलाउेबल नहीं होंगे। ये आपको टेक केयर रखना है। तो ये एग्रीकल्चर रेजिड्यूज के इन्होंने डिफाइनमेंट की हुई है। तो यदि आप टेंडर में आपको अपने आप का अपने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स कंप्लाई विद करते हैं, आपके पास जैम रजिस्ट्रेशंस हैं, आप एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स हैं, तो आप इस टेंडर में पार्टिसिपेशन करने की प्लानिंग कर सकते हैं। केआईपी आपको इस टेंडर स्पेसिफिक जो सर्विस दे रही है, वो जैम रजिस्ट्रेशन में हम आपको सपोर्ट करते हैं, टेंडर फाइलिंग में आपको सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ इस बिजनेस पे मिलने वाले जो सब्सिडी लाभ है, उनमें हम सपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में सपोर्ट करेंगे। आपको आसानी से बैंक लोन मिले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, हम आपका अप्रूवल्स लाइनअप कराते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इस पे सब्सिडी है, जिसको हम सीपीसीपी ग्रांट्स बोलते हैं। एमएनआरआई का भी इसमें सब्सिडी पोर्शंस अवेलेबल्स हैं, एमएनआरआई की भी गाइडलाइंस हैं। तो जो बेनिफिट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यदि आप न्यू एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर हैं, अभी अगर आपने सब्सिडी लाभ नहीं लिए हैं, या आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आपको केआईपी की टीम सब्सिडी के साथ साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेंडर फाइलिंग और जैम रजिस्ट्रेशन में भी सपोर्ट देती है। केआईपी बीइंग ए सब्सिडी कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे रही है। हम आपको सब्सिडी अपडेट्स भी देते हैं, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट भी बनाते हैं, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। आपके सब्सिडी फाइलिंग और आपके अकाउंट्स में सब्सिडी लाभ मिले, इसके साथ साथ जो टेंडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, इनमें भी हम आपको सेव करते हैं। इनडायरेक्टली यदि आप बिजनेस के फाइनेंशियल डोमेन के प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे, तो केआईपी में आपको ए टू जेड सॉल्यूशंस आपको केआईपी की टीम से मिलेगा। तो यदि आप टेंडर प्लानिंग कर रहे हैं, तो जरूर केआईपी की टीम के साथ कनेक्ट कीजिएगा और इस टेंडर में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कीजिएगा। जितने भी व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, जितने ज्वाइनर्स हमारे इस वेबिनार में हैं, आप सभी के लिए केआईपी का एक स्पेशल ऑफर हमने लॉन्च किया हुआ है। रिपब्लिक डे स्पेसिफिक ऑफर है, आप सभी इस ऑफर से जरूर जुड़िएगा। केआईपी 2008 से अपनी सेवाएं वेयर हाउसिंग सेक्टर में, बायोमास सेक्टर्स में, एमएसएमई सब्सिडीज में, एग्री इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में दे रही हैं। आप केआईपी के प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। हमारे साथ 2000 प्लस लोग हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुके हैं, पूरे देश से लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप अभी तक अगर हमारे कम्युनिटी चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जरूर जुड़िएगा। इस जुड़ने में आपको 1 साल तक जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, सब्सिडीज हैं या इंसेंटिव, उनके अपडेट्स हम देते हैं। बिजनेस सब्सिडी अपडेट्स देते हैं, एग्री इंफ्रा के, फूड प्रोसेसिंग के, बायो एनर्जीज के, बायोमास सेक्टर के बिजनेस सब्सिडी अपडेट और टेंडर अपडेट्स भी देते हैं। वेयर हाउसिंग के भी टेंडर अपडेट्स हम आपको देंगे। और सब्सिडी वेबिनार जितने भी होंगे, 1 साल तक आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग ले पाते हैं। ई बुक्स भी हमारी काफी ज्यादा लाइनअप्स होती है, उसके भी डिस्काउंटेड ऑफर आपको इसमें मिलते हैं। और ये सारा का सारा 1 साल का जस्ट इन ₹1100 में आपके लिए के आई पी का रिपब्लिक डे स्पेसिफिक ऑफर है। ये 26 जनवरी तक ही वैलिड है। यानी अगर आप के आई पी के कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। बहुत छोटे प्राइस में आपको 1 साल का ये सब्सक्रिप्शन हम आपको देंगे। होस्ट टीम जो है, सभी व्यूअर्स को हमारा इसका ऑफर का लिंक जरूर शेयर करें। साथ में यदि आप बायोमास सेक्टर्स में प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे अभी बायोमास पैलेट्स के लिए, तो इसके ऊपर केआईपी ने बहुत अच्छी एक ई बुक डिजाइन भी की हुई है,
जिसमें कंप्लीटली आपको इस बिजनेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स मिलेगी। यदि कोई लोग नए हैं इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सब्सिडी प्रोविजंस हैं, कैसे कैसे टेंडर्स पावर प्लांट्स के आते हैं, तो हमने ये ई बुक डिजाइन की है। साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी ई बुक्स है, जिसमें आपको कैसे बैंक से आसानी से आप लोन लें, दोनों ई बुक्स जस्ट इन 999 में अवेलेबल है। ये ऑफर भी केवल 26 जनवरी तक ही वैलिड है। आप इसको जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छी ई बुक्स हैं। इसके साथ साथ यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में प्लान कर रहे हैं, नाबार्ड की सब्सिडी जो कि अब 1 करोड़ तक हो चुकी है, बढ़ी हुई सब्सिडी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में वेयर हाउसिंग यानी स्टोरेज की नीड बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप गोडाउन्स बनाना चाह रहे हैं, खुद का गोडाउन या रेंटिंग पर्पज से या किसी सरकारी एजेंसी को किराए पे देने के लिए, और उसके ऊपर नाबार्ड की सब्सिडी लेना चाहते हैं, साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इंटरेस्ट सब्सिडी भी लेना चाहते हैं, तो दोनों ई बुक का कंबो पैक आपके लिए जस्ट इन 999 में है। बहुत अच्छी ई बुक्स हैं, बहुत अच्छी सब्सिडी प्लानिंग। हमारी टीम की जो एक्सपर्टीज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट इसमें शेयर किया हुआ है, आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। या आप हमारी वेबसाइट से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या केआईपी का जो KIP4business.com एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, आप उस पे जाके भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जैसे टेंडर अपडेट्स की मैं बातें कर रहा था आपके साथ, अभी हरियाणा में एफर्ड ने 10 ईयर गारंटेड स्कीम के तहत नए गोडाउन के कंस्ट्रक्शंस के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग हरियाणा से कनेक्टेड हैं या हरियाणा में वेयर हाउसिंग बिजनेस करना चाहते हैं, हैफर्ड 10 साल के लिए गारंटेड स्कीम में गोडाउंस ले रहा है, और वो टेंडर सबमिट करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2025। तो ऐसे अपडेट्स आपको और भी आगे मिलते रहेंगे। KIP के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। आप सभी KIP के साथ मिलके अपनी सब्सिडी प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपका कोई भी बिजनेस हो, आप KIP के साथ मिलके अपना सब्सिडी प्लानिंग डिस्कशन राउंड भी बुक कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट आपके स्टेट स्पेसिफिक, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक सब्सिडी प्लानिंग करके आपको देते हैं। आप KIP के ऑफिस में फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल से भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। KIPfinancial.com पे विजिट करके आप KIP की सर्विसेज के बारे में, KIP की प्रोफाइल के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। और DSB 38 KIP कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर मार्केट, हिसार में हमारा ऑफिस है। आप यहाँ पे आके कभी भी फिजिकली ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होस्ट टीम से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि किसी लिसनर का कोई टेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, तो वी आर ट्राइंग टू गिव द आंसर। काइंडली परमिट टू दोस गाइस। Thank you so much for enlightening us, sir. Now, I would like to invite the participant to ask if they have any questions. You can directly ask from our speaker. Hello, sir. My name is Kundan Vivek. जी कुंदन जी, वेलकम सर। सर अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो जस्ट 1-2 महीना पहले बायोमैट्स पैलेट्स के बारे में पता चला है। तो जी जैसे हमारा प्रेजेंट का काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, एज ए ट्रेडर डोमेस्टिक ट्रेडिंग भी करता हूँ और एक्सपोर्ट भी करता हूँ। तो जी जी। एज ए मतलब ट्रेडर में इसको मान लीजिए, अगर हम किसी से थर्ड पार्टी से प्रोक्योर करके, तो इस तरीके से टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो है नहीं। जी जी, आप कर सकते हैं। बीइंग ए ट्रेडर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए EMD मनी देना पड़ेगा इनको। टेंडर के टाइम में 10 लाख रुपए का जो EMD है, उसके साथ आप टेंडर सबमिशन कर सकते हैं। तो ये रिफंडेबल है या फिर नॉन रिफंडेबल है? हाँ, रिफंडेबल होता है सर। अगर आपका टेंडर एलोकेशन नहीं होता तो रिफंडेबल है सर। ओके, तो जैसे अगर 60 दिन का, जैसे आपने बताया कि वो लोग देते हैं कि टाइम अरेंजमेंट के लिए, अगर साठ जी दिन जी। में अगर 60 दिन में वो अरेंजमेंट नहीं हो पाता है या किसी बस कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर उस केस में हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका क्या होगा? नहीं, सिक्योरिटी रहेगा कंटिन्यू सर आपका। उसमें ओके। अगर बाई चांस किसी वजह से कोई भी रीजनेबल ग्राउंड है, तो आप इनको प्रायर इंटीमेशंस दे के लाइन अप कर सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन ग्राउंड है तो ये आपको और रिलैक्सेशन दे सकते हैं, या फिर आपका कुछ 1%, 2%, 3% ऐसा कोई इनका जुर्माना या पेनल्टीज होंगी, वो आपके ऊपर लाइन अप करेंगे सर। ओके, तो मीन सर, तो अभी हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे पास MSME रजिस्ट्रेशन सेट, तो ये सब है, तो उस बिहाफ पे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत होगी? हाँ, वो हमारी टीम आपको चेकलिस्ट शेयर कर देगी। मेरा ओके। होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है कि कुंदन जी को लाइन अप कीजिएगा।
इनको आप चेकलिस्ट शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर आप प्लानिंग करते हैं तो हम आपको असिस्ट कर पाएंगे। श्योर सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू कुंदन जी। Any other want to ask any questions? सर मेरा नाम पवन है। जी पवन जी। हाँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। जी तो जी पवन। जस्ट ये पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो मैं MSME हूँ, ट्रेडर हूँ मैं भाईजान। ठीक तो है। इसमें जो EMD है उसका डिस्काउंट होगा सर? इसमें कुछ ये थोड़ी आइडिया लगे। नहीं, डिस्काउंट का तो कोई ऑप्शन नहीं है सर। 10 लाख रुपए का EMD है, आपको देना ही पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा, वो ट्रेडर है इसलिए, MSME हाँ। है इसलिए पूछा था। नहीं नहीं, वो ट्रेडर है इसी वजह से है सर, क्योंकि बीइंग ए ट्रेडर अगर आप टेंडर सबमिट कर देते हैं और बाद में सप्लाई नहीं करते तो सर इनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है ना। तो ओके दैट्स ओके व्हाई ओके। दे आर इम्पोजिंग द EMD ऑप्शंस। आप किसी हम्म। मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर टेंडर सबमिट कर सकते हैं, इन केस अगर आपको 10 लाख EMD अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए EMD एग्जम्पन्स है। कोई भी हाँ, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर के लिए साथ कर सकते हैं। अगर कोई सर्च हाँ। कोई होता है तो मैं जरूर इन्फॉर्म कीजिए। जी जी सर। जी। बाकी सर डॉक्यूमेंट में जो है, डॉक्यूमेंटेशन जो जो भी है इसका, टर्नओवर भी मांगते हैं कैसे लास्ट? ना ना ना, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, ना ही कोई टर्नओवर का क्राइटेरिया है, ना ही कोई अदर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटीज नॉर्म्स हैं। ट्रेडर है तो आपका GST में वो आइटम ऐड होना चाहिए, और 10 लाख रुपए का आपको EMD अरेंज करके टेंडर सबमिट करना बस। ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू पवन हेलो सर, मैं संगीत सिंह। जी। सतवीर जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी कोई और टेंडर खुले हुए हैं तो कृपया उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए। हाँ हाँ सर, देखिए क्या होता है कि वैसे तो हमारे जैसे वेयर हाउसिंग सेक्टर में और बायोमास सेक्टर्स में हम टेंडर्स से रिलेटेड जितनी हमारी टीम रेगुलर इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती है। तो अभी एज ऑन डेट जो है बायोमास पैलेट के जो जैम पोर्टल पे है, अभी NTPC दादरी का ही ओपन है। जैसे आगे कोई टेंडर और आएंगे तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। दैट्स वाई कि आप अगर हमारी कम्युनिटी में जुड़े हुए होंगे तो आपको इमिडिएटली मेल पे और व्हाट्सएप पे आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगे सर। थैंक यू सर, डेफिनेटली मैं जुड़ा हुआ हूँ सर आपसे। जी सतवीर, थैंक यू सर। सर नमस्कार सर, सुमित गोयल ग्वालियर से। जी सुमित जी, वेलकम सर। सर मेरे दो क्वेश्चन थे कि जी जी। एक क्वेश्चन तो जीसीबी के रिगार्डिंग था कि जी अगर जीसी हमारी 3500 आती है या 3600 आती है, जो भी आती है, तो सर जी। जी पेमेंट सर उसी जीसीबी के हिसाब से होगा ना सर? हाँ हाँ, 34 से ऊपर जितना आपका 4,000 तक का अगर इन्होंने बैंड दे रखा है, मतलब जी अगर 3400 से लेके 4,000 तक के रेंज में अगर जीसी भी आती है तो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगी सर आपकी वैल्यूज। जी। जी सेकंड क्वेश्चन ये था सर कि इसमें जो आपने पैडी बताया है, पैडी 50% इसमें यूज करना है, तो जी। हम जी लोग सर एमपी से हैं, तो सर एमपी का ही सर हम पैडी इस्तेमाल कर सकते हैं ना सर? में कि एनसीआर रीजन से सर हमको लेना पड़ेगा इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि इनकी कि पैडी आपको NCR से ही लेना है, नहीं सर, ऐसा नहीं। आईओबी में सर एक जगह सर लिखा हुआ है कि मैंने आपके केआईबी से मंगाया था आईओबी, तो जी जी। इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में एक जगह सर मेंशन है कि आपको ये क्या नाम है, एनसीआर रीजन से पैडी सोर्स करना है आपको नहीं, वो तो सही है 50%। सर। हाँ, वो तो सही है कि सर जैसे इन्होंने हरियाणा, पंजाब और NCR एरिया में प्रेफरेंस दी हुई है सर। ठीक जी है। और अगर ये भी पॉइंट है, इसको और गो थ्रू कर लेंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट टेंडर डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि इन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ये तो लिखा हुआ कि 50% पैडी है, लेकिन आपका जी। क्वेश्चन ये है कि 50% पैडी भी हो और वो पैडी NCR एरिया से ही प्रोक्योर हो, राइट? हाँ हाँ, इन्होंने लिखा हुआ है सर ये चीज इसमें अच्छा, लिखा टेक्निकल हुआ तो हाँ, स्पेसिफिकेशन में। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि देखिए ये बड़ा माइन्यूट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी हाँ पॉइंट्स, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो हमें लाइन अप फिर पैडी जो है NCR एरिया, क्योंकि NCR एरिया का ज्यादा फोकस है इनका, तो दैट्स जी। वाई इट बी पॉसिबल। जी सर। तो हम लोग सर एमपी के फिर तो इसमें मतलब फिजिबिलिटी नहीं आएगी हम लोगों को, तो फिर कहीं से दूर तक। ये चैलेंज हो गया सर आपके लिए। हाँ, सही तो एक बात। बार सर इस पे प्लीज मतलब क्लैरिटी सर दिलवा दीजिए इस पॉइंट पे। सर मैं आई एम आल्सो टेकिंग द क्लैरिफिकेशन ऑन दिस एस्पेक्ट्स। ठीक है, जी जी। जरूर जी चेक सर। करते। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं मृत्युंजय, रायपुर छत्तीसगढ़ से।
जी मृत्युंजय जी, वेलकम सर। जी जी सर, अभी मुझे कुछ टाइम ही हुआ है आपसे जुड़े हुए, तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा फर्स्ट टाइम टेंडर पार्टिसिपेशन था। तो सी सर, इसमें मतलब मुझे ये पूछना था कि टेंडर मिलने के बाद सर मतलब कितना एवरेज टाइम लगता है कि हम लोग अपनी डिलीवरी स्टार्ट करते हैं, जो भी एलोकेटेड लोकेशन होता है उसमें। देखिए 30 डे का तो इन्होंने आपको आफ्टर एलओए टाइमलाइन दिया हुआ है सर। अच्छा। जैसे लेटर ऑफ अवार्ड जब आपको मिल जाएगा उसके 30 दिन का टाइमिंग इन्होंने आपको दिया, क्योंकि 30 दिन में जैसे लेटर ऑफ अवार्ड आपको मिलता है, आप अपना सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कराते हैं, एग्रीमेंट्स भी लाइन अप होते हैं, 30 दिन का रीजनेबल टाइम इन्होंने दिया हुआ है। इन केस 30 दिन के अंदर भी अगर आप लाइन अप नहीं कर पाते तो 30 दिन का और एक्सटेंशन है, यानी 60 दिन तक का आपको टाइमलाइन मिल जाता है सर। ओके ओके। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, सुजीत बोल रहा पुणे से। जी सुजीत जी, वेलकम सर। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग बेस्ट प्राइस है, ये जो 2.436 पर 1000 किलो कैलोरी अगेंस्ट, तो जी जी, ये जो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट रहेगा क्या? ये नहीं नहीं सर, ये इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अलग से ऐड होगा सर इसमें। ओके, तो जी ओनली जीएसटी एडेड है इसमें? हाँ, इसमें ओनली जैसे 2 रुपये 32 पैसे मान के चलिए आप, ये 2 रुपये 32 पैसे है, उसमें 5% जीएसटी जोड़ देंगे तो 2.436 आ जाएगा। ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी। एंड जी सेकंड वन क्वेश्चन था रिगार्डिंग एआरबी सर, ये एज इट इज पे बेसिस, ये आई हाँ, थिंक। एक्चुअल रिसीविंग बेसिस है सर, एक्चुअल तो रिसीविंग ये बेसिस का। मतलब कैसे ऑन द स्पॉट वहीं पे हाँ हाँ हाँ, एनटीपीसी बिल्कुल सर, प्रेमाइसेस में लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे मान लीजिए आपका माल आपकी फैक्ट्री से निकल के जब उनकी साइट पे जाएगा, तो वहां जब उनको रिसीव होगा, ARB का मतलब एक्चुअल रिसीविंग बेसिस है, जब रिसीव होगा तो वहां वो चेकआउट करेंगे मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ओके, तो इंस्टेंट काइंड ऑफ रहेगा, मतलब कुछ लैब टाइप का नहीं हाँ रहेगा? हाँ बिल्कुल सर, उनका ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं, जैसे आपका माल जब अनलोडिंग्स होता है वो वहीं के वहीं पहले लैब में अपना जैसे जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो लाइन अप कर लेंगे, तभी वो अनलोडिंग लाइन अप करेंगे सर। ओके, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यू, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी सर। जो आपने जो टेंडर के बारे में बताया वो तो जो वहाँ यूपी में है, लेकिन हमारे गुजरात में ऐसा कोई टेंडर अभी आने वाला है कि क्या उसका गाइडलाइंस है वगैरह कुछ? हाँ सर, बिल्कुल हैं, गुजरात में भी काफ़ी पावर प्लांट्स हैं, और अभी जो रिसेंट कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन ये भी आया कि वेस्ट बंगाल में, क्योंकि अभी तक जो है एनसीआर एरिया पे ज़्यादा फोकस था, अब जो अलाइड महाराष्ट्र है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, एमपीज हैं, यहाँ पे भी टेंडर लाइनअप होने वाले हैं। ओके। और सर दूसरा मुझे ये बात आपसे जाननी थी, अगर इसमें जो पेलेट जलाने के लिए जो बॉयलर यूज होते हैं उसका जी आपके जी पास से कुछ गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि उसका टाइप क्या होता है, बॉयलर किस तरह से आता है वगैरह कुछ? जी, ऐसा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट रहता है, तो टेक्निकल वेंडर्स काफ़ी हैं मार्केट में, आप उनसे ये डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्निकल वेंडर की लिस्ट नहीं है तो हमारी टीम आपको टेक्निकल वेंडर की लिस्ट शेयर कर देंगे। वो हमने जो हमारी ई बुक लॉन्च की हुई है उसमें भी डिटेल्स शेयर किया हुआ है, जो टेक्निकल वेंडर्स हैं, पावर प्लांट्स की लिस्ट है, आप उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। पावर प्लांट की लिस्ट के साथ साथ उसमें टेक्निकल वेंडर्स भी हैं, ताकि आप अपने किसी भी वेंडर से डिस्कस करके प्लानिंग कर सकते हैं। और सर हम ये है ना नया स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तो जी हमें जी इसमें दो तीन दिक्कत आ रही थी। मतलब कि इसको हमारे यहाँ गुजरात इंडस्ट्री ऐसा है कि जहाँ कपड़े का इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, स्टील का इंडस्ट्री है, वो सब वगैरह इंडस्ट्री ज्यादा है, तो उसमें किस तरह से ये यूज होता है और कैसे इसको हम वहाँ पे डेवलप कर सके हमारी इंडस्ट्री में, तो ऐसा हम इसके बारे में सोच रहे थे। इसके बारे में आपसे कुछ गाइडेंस मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है सर, क्योंकि मैं काफी बार मेरी वीडियोस में भी शेयर करता हूँ कि पावर प्लांट के अलावा भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत अच्छी डिमांड बायोमास पैलेट्स की डे बाय डे बढ़ती जा रही है। फार्मा सेक्टर लगा लीजिए, चाहे आप पेपर इंडस्ट्री लगा दीजिए, या मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा लीजिए, इन सभी में बायोमास पैलेट की सप्लाई अब वो डिमांड कर रहे हैं। तो आप उनसे 1 to 1 अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करके लाइन अप कर सकते हैं, यानी आप अपनी एक प्रोफाइल बनाइए और कंपनीज में शेयर कीजिए। आप थोड़ा सा अपना जो भी पैलेट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका जेसीबी वगैरह टेस्टिंग वेस्टिंग करा के आप लाइन अप कर सकते हैं, इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में लोग
इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, उसमें क्या है वो पेलेट का तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सब हमें जीसीबी वगैरह सब रिपोर्ट करके हमने रखा है। लेकिन हमें जी वहाँ जी पे एक ही दिक्कत आ रही है, हम उसको ये डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं तो हमारे पेलेट के जगह वो लकड़ा है मतलब वो कोलसा है वो सब यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या है, हमने पेलेट यूज करवाना है, इसलिए हमको उसका किस तरह से यूज होता है, कितना मात्रा में आपको ये लगेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा। मान लो कि वो पर टन मतलब कपड़ा डाइंग मिल कर रहा है या स्टील जी जी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मतलब बना रहा है, तो उसमें पेलेट हमारा मान लो कि 50 टन लगेगा, तो उसका लकड़ा सामने कितना टन बच सकता है, उसका प्रोडक्ट कॉस्ट भी नीचे आ सकता है हमारे पेलेट की वजह से। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल उसको सर, देखिए। पेलेट का पूरा नॉलेज देना है, लेकिन हम कहाँ अटक रहे हैं, तो हमें दिक्कत ये आ रही है कि उसको हम किस तरह से अपना प्रेजेंट। मॉडल समझाए। मान लो कि वहाँ एक ही दिक्कत आ रही है बॉयलर की, तो बॉयलर उसे किस प्रोटोटाइप का होना चाहिए, किस तरह जी से जी उसका डिजाइन हो सकता है, उसके बारे में हमने खास मीटिंग ज्वाइन की थी। नहीं, बहुत अच्छा है। इसमें मेरे साथ काफी आपके गुजरात बेस से सर्वोदय ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है। और देखिए, बाकी लिसनर को भी मैं शेयर करना चाहूंगा, आशीष पटेल जी ने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया है कि जब भी आप बिजनेस में प्लान आउट कर रहे हैं, आप इतना मतलब रिस्क को डाइवर्सिफाई अगर करना चाहते हो, तो आप पावर प्लांट के टेंडर के भरोसे ही ये बिजनेस ना करें। आप अलाइड सेक्टर में भी प्लानिंग कर सकते हैं। और अभी जो ये बॉयलर वाला जो एस्पेक्ट है, बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि बॉयलर सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल अपडेट्स आ रहे हैं कि बायोमास पैलेट को को फायर करने के लिए बॉयलर में जो नीडफुल चेंजेस हैं, वो कंपनी अब अपने लेवल पे कर रहे हैं, ताकि जो कोयले की हैंडलिंग, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, जो स्टोरेज कॉस्ट आती है और जो उस पर डिपेंडेंसी है, उसको काफी सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो रिड्यूस करना चाहते हैं और बायोमास पैलेट से शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा एस्पेक्ट है आशीष जी। हम टेक्निकल वेंडर की लिस्ट आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये सब्जेक्ट हमारे से कोरिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम सब्सिडी सेगमेंट पे ज्यादा काम करते हैं या टेंडर फाइलिंग्स पे काम करते हैं। फिर भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। आई विल आल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद सम वेंडर्स सो दैट दे गिव द रीजनेबल आंसर टू यू। और आपको भी लिस्ट दे देंगे। होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है आशीष जी का ये पॉइंट नोट कर लिया जाए, इनको टेक्निकल वेंडर की लिस्ट शेयर करना। थैंक यू आशीष जी टू कनेक्ट विद अस। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी फ्रॉम गुड। मुंबई। रिसेंटली मेरे को बायोमास के बारे में पता चला, बट मेरे को अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करूं। मैंने आपका ये ई बुक के बारे में भी मेरे को आज मॉर्निंग में ही पता चला, तो मैं वो लेने वाला हूँ, बट मुझे अप्रोच समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या अप्रोच, कैसे क्या स्टार्ट करूं। राइट सर, गुड नेम सर आपका? जय रांका, आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, जय रंका जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया सर। देखिए, ये जो सेगमेंट है, इसका सबसे बड़ा रिस्क और जो चैलेंज है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जितने भी व्यूअर्स और जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है हमारे सामने, जो डिमांड प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बैकवर्ड साइड में आप देखेंगे, आपके लिए जो चैलेंजिंग चीज है वो है रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको स्टोरेज करना, फार्मर कम्युनिटी से जुड़ना, फील्ड से उसको कलेक्ट करना। तो आपको सबसे पहले अपनी जो फार्मर कम्युनिटीज हैं या जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं, यानी प्रोक्सीमिटी ऑफ रॉ मटेरियल को फर्स्ट प्रेफरेंस आपने देना है। अगर आप बिजनेस में नए हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, आपके आसपास यदि रॉ मटेरियल की प्रोक्सीमिटी है, बल्कि मैं यहाँ तक भी कहूंगा कि आप वहाँ आसपास में एग्रीगेटर्स को तलाश कीजिए या ट्रेडर को तलाश कीजिए, जो फार्मर कम्युनिटी से जुड़ के बहुत ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल जो वहाँ पे होगा, क्योंकि ये एडवांस में ही आपको टाई अप करना होता है। ऐसा नहीं होता कि फसल कटने के बाद आप वहाँ उसके पास पहुंचेंगे और वो रॉ मटेरियल आपको देगा। तो रॉ मटेरियल की प्रोक्सिमिटी है। रॉ मटेरियल के लिए आप वहाँ फार्मर कम्युनिटी लेवल्स पे अपने कोई ट्रेडर फिक्स कर सकते हैं, एग्रीगेटर फिक्स कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर लाइन अप कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, अनाज मार्केट की जो ग्रेन मार्केट्स हैं उनके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, या कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल बेस है, या कोई जैसे राइस मिल है, आपका दाल मिल है, ऑयल मिल्स हैं, कॉटन जिनी मिल्स हैं। ऐसे सराउंडिंग्स एरियाज में आपको कनेक्ट करना होगा, और पहले अपनी रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटीज है उसको इंश्योर करके फिर आपको ये बिजनेस चालू करना चाहिए। क्योंकि इसमें आप वही प्लांट सेटअप कर लीजिएगा जहां आपको रॉ मटेरियल मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट एज ए थर्ड सेक्टर इसको इम्पोर्टेंट देती है। आपके लैंड कन्वर्जन्स के इशू इस बिजनेस में नहीं है,
सबसे अच्छा पॉइंट ये है, हर एक गवर्नमेंट इसको लैंड कन्वर्जन से एक्सक्लूड करती है। तो ऐसे एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस है, आप जहाँ प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल है वहाँ आप लाइन अप कीजिए। ये आप ऐसा करके इस बिजनेस में इनिशियल स्टेप ले सकते हैं। और सर अगर आपसे मिलना हो और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो वो कैसे क्या कर सकते हैं? सर आप हमारे वर्चुअल्स मीटिंग सेशंस भी ले सकते हैं, और हिसार हरियाणा में हमारा ऑफिस है, वहाँ पे अगर अगर आपका प्लानिंग होता है फिजिकल विजिट करके भी आप डिस्कशंस लाइन अप कर सकते ओके सर। हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, हेलो आशीष सर। बात कर रहा हूँ जी आशीष जी, वेलकम सर। सर। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो सर मैं अभी प्लांट का ये स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके 1-2 मंथ में जो बेस्ट पॉसिबल हो उसमें स्टार्ट कर लूँ। तो अभी कोई चांसेस है क्या इसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ किसी भी वे में, जो एनटीपीसी वाला ये है? हाँ, आप एज ए ट्रेडर कर सकते हैं सर। अभी अगर आपका प्लांट सेटअप नहीं है आज की डेट में, ओके। तो आप अपना एज ए ट्रेडर सबमिट कर लीजिए। तो और उसके जैसे लिए आप, क्या प्रोसेस रहता है सर? क्या कुछ अलग से डॉक्यूमेंट चाहिए क्या ट्रेडर के नहीं, लिए? ट्रेडर का मीनिंग्स ये है कि आपके पास जीएसटी नंबर हो, जीएसटी में ओके। आपकी आइटम ऐड हो, और आपने ईएमडी लाइन अप करके अपना टेंडर सबमिट कर दीजिएगा सर। ओके, वो कर सकते हैं। जी ओके। सर। और दूसरा एक था सर सब्सिडी से रिलेटेड, ये जी यदि मैं अपने प्लांट में दोनों ब्रिक ये बायोमास पैलेट 2 मेट्रिक टन का और 2 मेट्रिक टन का ये ब्रिकेट्स का वो करता हूँ असेंबली, तो मैं क्या 4 मेगाटन पर आवर के लिए एलिजिबल होऊंगा इसमें सब्सिडी के नहीं लिए? सर, देखिए जो आपकी प्लांट की कैपेसिटी होगी, हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो होगी, हाँ जी। वो बेसिस होता है एमएनआरआई की जो ग्रांट्स मिलती है उसके लिए। हाँ, तो इसमें सर वैसे कैपेसिटी तो दोनों चार चार की ही होगी, बट प्रोडक्ट दो होगे मेरे। दो पे, एक मशीन पे मैं पैलेट्स बनाऊंगा और एक पे मैं ब्रिकेट्स बनाऊंगा। दोनों 2-2 मेट्रिक टन कैपेसिटी की मशीन होगी। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि इसमें मैं 4 मेट्रिक टन पर आवर का क्या दोनों मशीनों को यूज करके वो सब्सिडी वो कर सकता हूँ क्या, ग्रांट नहीं ले सकता हूँ? नहीं, जैसे आपकी मशीन तो एक ही है सर ये, या दो सेपरेट अलग अलग मशीन है? नहीं, दो सेपरेट अलग अलग मशीन लगाऊंगा, एक तो ब्रिकेट्स बनाने के लिए, एक पैलेट्स बनाने के लिए। दोनों की अलग अलग मशीन आएंगी, एक प्लांट में रहेंगी, दोनों हाँ, साथ में फिर आप चलेंगी, ऐसा, पैरेलल चलेंगी, प्रोडक्ट अलग हो बिल्कुल जाएगा बस। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। 2 मेट्रिक टन कैपेसिटी के साथ आप बायोमास ब्रिकेट का सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं, और उसके बाद आप 2 टन बायोमास पैलेट्स के लिए सेपरेट प्रपोजल डाल सकते हैं सर। ये एक कंबाइन में नहीं होगा, एक में अलग अलग ही डलेगा? अभी अभी ऐसा कंबाइन का ऑप्शन थोड़ा सा, क्योंकि पीछे एमएनआरआई ने नोटिफिकेशन तो इशू कर दिया, दोनों के लिए अलग अलग सब्सिडी लाभ है। ठीक है। ओके। ये बायोमास ब्रिकेट्स के लिए 9 लाख टन पर टन के हिसाब से सब्सिडी सीलिंग्स हैं, और बायोमास पैलेट्स के लिए नॉन क्वालिफाइड के लिए 21 लाख रुपए पर टन के लिए सेपरेट सीलिंग है। लेकिन थोड़ा सा अभी अप्लीकेशंस फाइलिंग में जो है, ये दोनों के ऑप्शंस ज्वाइंटली अगर आगे होंगे तो ज्वाइंटली आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग करके भी दोनों लाभ ले सकते बट अलग में वो तो इशू नहीं आएगा ना सर, क्योंकि सेम ही प्लांट में रहेंगी मेरी, एक छत के नीचे हैं। नहीं दोनों नहीं मशीन सर, रहेंगी। सर क्या है कि एमएनआरआई का जो सब्सिडी है वो मशीनरी कॉस्ट का है, तो ओके। आपकी दोनों मशीनें अलग अलग हैं सर, दोनों मशीनों की टैक्स इनवॉइस अलग अलग होंगी सर। इसमें प्लांट का नहीं रहेगा सर? प्लांट का भी तो इंक्लूड नहीं होगा ना? नहीं, इसमें जो सब्सिडी किसमें मिलेगा? मशीनरी का आपको 30% मिलता है सर। अच्छा, मशीनरी का, प्लांट का नहीं रहेगा, केवल मशीनरी का 30% रहेगा? राइट सर, वो भी पैलेट्स के लिए है, ब्रिकेट्स के लिए ऐसी कोई सीलिंग नहीं, उस पर तो सीधा प्रोडक्शन कैपेसिटी से सिंक है। अच्छा, वो कैपेसिटी पे होगा, उसमें कोई भी लगा होगा उसी पे हाँ मेरे को मिलेगा? जी जी सर, जी सर। ओके। थैंक यू आशीष जी। एनी अदर पर्सन? हेलो जी सर। भास्कर जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते। I'm from Hyderabad, sir. I mean, I think I am the only one from South India in this particular panel. आपका मैं ग्रेट। I mean, आपका मैं तीन हफ्ते से आपका वीडियोस देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट आई स्पेंट ऑलमोस्ट 20 आवर्स ऑन योर यूट्यूब चैनल। आपका मैं बुक खरीदा, पूरा बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये एक बात थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा सर। आजकल मेरा हैदराबाद में बहुत सारा बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। ये पूरा कंपनीज में बॉयलर्स है, ये बॉयलर्स में सब लोग ब्रिकेट्स यूज कर रहा है। और अभी जो ब्रिकेट्स को देख लिया जी तो मुझे समझ में आ रहा ये पूरा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, एंड इसमें ऐश कंटेंट ज्यादा हो सकता है। उसका मेंटेनेंस भी हम मैनुअल करना पड़ता, इसको ऑटोमेशन करने के लिए हमारा पैनल्स आना पड़ता, हमारा पिलेट्स आना पड़ता है ना। लेकिन मुझे अभी मैं
अभी शुरू करने के लिए ब्रिकेट्स लगाऊं नहीं तो पिलेट्स लगाऊं बोल के मुझे बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा। क्यों मालूम, जी जी once I start working on procuring my funds and align with you and make sure my plant is ready, and once I'm done with my production, कहाँ भेजूं? एनटीपीसी वगैरह इधर तो नहीं है, इधर तो बहुत बड़ा अभी तो थर्मल प्लांट्स है, उसका प्रोसीजर हमको मालूम नहीं, अभी तो टेंडर्स को आजू बाजू में कुछ भी नहीं दिखा। सो प्रोडक्शन करने के बाद उसको भेजने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसको इन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कुछ मौका है? कोई काम कर रहा है इसके ऊपर, बॉयलर्स को कन्वर्शन ऑटोमेशन के लिए? हमारा पिलेट्स तो मुझे लग रहा ऑटो पिलेट्स हो गए तो ऑटोमेशन आसान हो जाता है। देयर वोंट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मैनुअल एफर्ट्स टू फीड दी बॉयलर्स, राइट? तो उधर तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर वो लगाने के लिए। इधर तो ये इंडस्ट्री में, देखिए मैंने अभी नहीं, यस सर, इधर ये इंडस्ट्री में मैंने शेयर भी किया था अभी। यस सर, सर प्लीज प्लीज सर। जी जी, मैंने अभी जो शेयर किया था कि आप अगर पावर प्लांट्स में टेंडर में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो इनमें बायोमास पैलेट की ही रिक्वायरमेंट है। तो मीन्स टू से यदि आपको पावर प्लांट्स के टेंडर में पार्टिसिपेशन करना है तो इनमें पैलेट्स के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग आपको लाइन अप करनी पड़ेगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द पावर प्लांट्स डिमांड, यस सर, there are lot of industrial sector they are demanding for the biomass briquettes as well as the pellets। तो यदि आपके एरिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरा अभी पीछे रिसेंटली आईटीसी कंपनी से भी एक जॉइंट सेशन हुआ था उनके साथ, जो जीएम फाइनेंस थे उनके, जो कि आईटीसी कंपनी बहुत बड़ी एक पेपर इंडस्ट्रीज में काम करती है तेलंगाना में और आंध्रा में। दे आर लाइन अप द बायोमास ब्रिकेट्स प्रोजेक्ट्स। क्योंकि देखिए ये आपको अपने आसपास के एरिया की डिमांड के अकॉर्डिंगली लाइन अप करना है कि अगर आपके पास एज ऑन डेट अगर ब्रिकेट्स की डिमांड है तो यू शुड लाइन अप फॉर द बायोमास ब्रिकेट प्रोडक्शंस। अगर आपके आसपास जैसे अभी पावर प्लांट्स अभी डिमांडिंग नहीं कर रहे हैं साउथ साइड में, तो आप पैलेट्स को अभी थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं। आप मीनवाइज ब्रिकेट्स का प्रोडक्शन लाइन अप कर दीजिएगा। और देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन द टेक्निकल आस्पेक्ट कि ऐसे ऐसे वेंडर्स हैं जो आपको इस टाइप से मशीनों का पूरा ऑटोमेशन सेटअप करके देंगे। यदि आप ब्रिकेट्स भी करना चाह रहे हैं तो ब्रिकेट्स का प्रोडक्शन हो जाए, पैलेट्स की डिमांड है तो पैलेट्स का भी प्रोडक्शन वहां लाइन अप कर सकते एक ही मिशन से, हैं। जी एक ही मिशन से, ठीक है सर। और दूसरा बात सर, अभी ब्रिकेट्स का लगाने के बाद ओनली द चेंज वुड बी द एंड प्रोडक्शन। एक ही वो पिलेट्स का मिशन है, उसको ये निकाल के वो लगा दिया तो आई कैन कन्वर्ट माई प्रोडक्शन टू पिलेट्स एज वेल इन फ्यूचर, राइट सर? सर, राइट। थैंक्स सर। और दूसरा बात सर, और दूसरा बात भी पूछना चाहता हूँ, ये साउथ में इसको ऊपर उतना ज्यादा क्यों ऐसा गवर्नमेंट का इनिशिएशंस नहीं है, नहीं तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा क्यों? मतलब मैं अभी इधर दिवीज लैबोरेटरीज बोल के एक बड़ा फार्मा कंपनी है, मुझे थोड़ा पहचान लोगों के पूछने के बाद दे सेड दैट मोस्ट ऑफ द ब्रिकेट्स व्हाट एवर दे आर यूजिंग ऑन देयर बॉयलर्स are coming out from the Maharashtra, somewhere else in Madhya Pradesh or some other location। इधर तो कोई नहीं है, लेकिन इधर का एग्रीकल्चर भी ज्यादा है, उधर का बायो वेस्ट भी बहुत ही ज्यादा मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम पैडी, ये कॉटन स्टैक वगैरह, मेज वगैरह बहुत ही ज्यादा मिल जाते हैं। नहीं, अच्छा है सर। और ये तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आपके साइड में अपॉर्चुनिटीज इतनी अवेलेबल्स हैं और यू आर गोइंग टू बिकम द इनिशिएटर इन द साउथ साइड्स। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कई बार क्या होता है कि एनसीआर एरिया पे ज्यादा टेंडरिंग आने से, ये एनसीआर यानी पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, कुछ एरिया में ज्यादा इसका बूमिंग अभी लाइन अप हो चुका है। साउथ साइड में लोग अभी इनिशिएट ले रहे हैं काफी अच्छी मात्रा में। और इट मे पॉसिबल कि जैसे ही कोई टेंडर अगर वहाँ लाइन अप हो जाएगा तो वहाँ आपकी साइड में भी जो पावर सेक्टर्स हैं उसमें ये डिमांड्स लाइन अप हो जाएंगी। तो इट्स ए गुड न्यूज फॉर टू यू कि साउथ साइड में अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। और अगर आप इनिशिएटर बनते हैं तो आप इस सेक्टर में एक अर्ली इनिशिएटर के नाते अपने प्रोजेक्ट्स को लाइन अप कर सकते हैं। और दूसरा बात सर, अभी मैं पिलेट लगाने के बाद कैन आई सेल इट? इधर मार्केट है? अभी तो मेरा रिसर्च में खाली बहुत है सर, मार्केट बहुत है। आप इसमें आफ्टर वेबिनार्स भी, जैसे अगर आप हमारे साथ जुड़ते भी हैं तो देयर आर लॉट ऑफ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की डिमांड्स लाइन अप होती है। ठीक है, तो आप जरूर कीजिएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें धीरे धीरे डिमांड बढ़ने वाली ही है सर। श्योर सर। जी जी, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। इज देयर एनी अदर? सर, मनीष जायसवाल, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी मनीष जी, वेलकम सर।
सर मैं रायपुर में ये पिलेट प्लांट सेटअप करने का डिसीजन लिया हूँ सर। हेलो। होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है वन टाइम में एक को अलाउड करें। जी सर। यस सर, मैं कंटिन्यू। जी सर, जी मनीष जी। हाँ सर, तो मैं रायपुर में सर ये प्लांट सेटअप करने के लिए मैं कर रहा हूँ, डिसीजन लिया हूँ। तो सर मेरा एक क्वेरी था, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड को क्या उसमें प्लांट सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेट करने के लिए क्या कन्वर्जन करवाना जरूरी है? क्या उसे कमर्शियल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा? देखिए मनीष जी, इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लॉ। ओके। काफी स्टेट्स में लैंड कन्वर्जन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है फॉर दिस बिजनेस पर्पज स्पेसिफिकली। जी ठीक सर। है। या कई जगह एग्जम्पशंस दिए गए हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उस पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो आपको लैंड का कन्वर्जेंस कराना होता है एज पर द स्टेट स्पेसिफिक लॉ। ओके सर। अगर आपकी लैंड कंट्रोल एरिया में फॉल आउट होती है, जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर्स होते हैं, अगर उनके कवरेज में आती है तो आपको फिर लैंड का कन्वर्जेंस कराना होता है। तो ओके काफी सर। स्टेट में तो क्या है कि लैंड कन्वर्जन अगर अप्लीकेबल्स होता है तो आपको फीस का एग्जम्पशंस कर देते हैं कि एग्जाम्पशंस आपको है। फीस नहीं देनी पड़ेगी, एग्जम्पशंस हो गई तो इजीली कन्वर्जेंस हो जाता है। कई एरिया में कि कन्वर्जन से ही एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि इनको कन्वर्जन कराने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो डायरेक्ट आप एग्रीकल्चरल लैंड में सेट कर सकता हूँ कई कई जी स्टेट्स में। जी जी जी, तो वो आप ना अपना जो स्टेट स्पेसिफिक लॉ है आप हम्म। वहां थोड़ा कंसल्ट कीजिएगा ताकि ओके उसमें सर। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि उधर पे तो राइस का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, जैसे 50% पैडी जो मैंडेट किया हुआ है एनटीपीसी से, कि जी तो सर राइस हस्क मेरा तो मेन आइटम रहेगा प्रोडक्शन में पिलेट के लिए। तो सर क्या जी जी। ये पैडी में ही फॉल करता है ना सर? हाँ हाँ, ये पैडी में ही आएगा सर। आपका राइस हस्क है, स्ट्रा है, स्टबल्स हैं ये। ओके सर। थैंक जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक हेलो सर। यू जी। सर मैं नैमिष पंडा, मैं उड़ीसा से हूँ। ग्रेट ग्रेट सर सर, जैसे कि उड़ीसा से। उड़ीसा में जी 10 से ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट है। जी तो वहाँ पे तो ऐसे सबसे मतलब बीडिंग वगैरह तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। और फिर एक जेके पेपर मिल है, वहाँ पे तो टॉन्स का पेपर बनता है, तो वहाँ पे भी तो जी रिक्वायर होगा ही, क्योंकि वहाँ जी पे भी जी, कोयला है। बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल। कैसे देखिए कांटेक्ट करूँ उनके आपके साथ में? उड़ीसा में अभी एक आधुनिक पावर प्लांट्स के नाम से भी है, मेरा उनसे भी पीछे लाइनअप हुआ था, बातचीत हुआ था। हम्म। तो दे आर सेइंग दैट कि अभी जितने पावर प्लांट्स हैं उनमें प्राइमरली एनटीपीसी लीड ले रहा है। और हाँ। एनटीपीसी के साथ साथ जैसे अभी आप जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि 210 से ज़्यादा के पावर प्लांट्स हैं जिसमें से 66 में को फायरिंग स्टार्ट हो चुका है। तो उड़ीसा साइड में जो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, दे आर सेइंग दैट कि सर अभी एनटीपीसी से हमारा 1 डेढ़ साल का वहाँ से डाटाबेस आना है कि भाई को फायरिंग के कोई इश्यू तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस में कि रेशियो में कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहे हैं इस चीज़ों के, एस मैनेजमेंट कैसे होगा, कि काफ़ी टेक्निकल चैलेंज भी होते हैं। पैरेलली एकदम ओके। सभी जगह लागू हो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट्स वाई हम ट्रायल वर्जन अभी एनटीपीसी के लाइनअप हो चुके हैं। और अभी एनटीपीसी जिस रेट से टेंडर इनवाइट कर रही है, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स टू बी कि अब धीरे धीरे, अभी मेरा कल ही मीटिंग था वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल का जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, दे आर आल्सो इनवाइटिंग द टेंडर राइट नाउ। अगले 1 डेढ़ महीने में तो आपके उड़ीसा वेस्ट बंगाल साइड में भी अभी टेंडर लॉन्च होने वाले हैं। यू शुड बी रेडी फॉर दैट एस्पेक्ट। हाँ, जैसे कि मैं मतलब एक रिसर्च कर रहा था, उड़ीसा में एक है मतलब बरगढ़ बोल के, वहाँ पे एक कोलकाता का एक आया है, उन्होंने एक प्लांट क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसका माल क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि उनका विजिट किया था, उनका फैक्ट्री विजिट किया था, लेकिन वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए सर मतलब। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस हाँ सीक्रेट्स को शेयर नहीं करता है। हाँ बाकी हाँ, अच्छा वही। है, मेरे पास वेस्ट बंगाल से भी लोग आए हुए हैं, उड़ीसा से भी मेरे पास यहाँ विजिट किया हुआ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो पीपल आर लाइन अप जी देयर मैं देखा। एक्टिविटीज सर। जी सर। हाँ हाँ। तो यहाँ पे तो एक पेपर मिल भी है वहाँ पे, अगर एनटीपीसी की ओर से जो आया है 5% और उससे ज़्यादा चाहिए, मतलब ये बायोमास, तो जी पेपर जी। मिल मतलब बहुत चाहिए उनको। हाँ पेपर देखिए, कोई भी अगर बिल्डिंग वगैरह तो ऑलरेडी, नहीं आ रहा है, उनका टेंडर तो नहीं आ रहा है अभी। क्या होता है सर, कोई भी इंडस्ट्री जो होती है उनके इंटरनल जो मशीनरी सेटअप होता है ना, वो जी कंपैटिबल नहीं होता है एकदम कि कोयले के साथ या कोई दूसरा आइटम उसको वो लाइन अप कर पाए। जी वो जी। छोटे मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट उसको रिसफलिंग नहीं कर पाते हैं कि जब तक जी उनका या जी तो कोई जी। नया प्लांट सेटअप होगा या कुछ ऐसे अमेंडमेंट वो अपनी मशीनरी प्लांट में सेटअप कर पाए ताकि वो
पैलेट्स या ब्रिकेट्स की को फायरिंग कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल चैलेंज भी रहता है जी। अभी यहाँ पे एनटीपीसी का एक ब्रांच है जहाँ पे मतलब 2022 में ही एक टेंडर आ गया था, लेकिन वो 7 साल के लिए ले लिए हैं, तो अभी स्कोप है या नहीं है? स्कोप बहुत है सर। इनिशियली क्या है कि क्योंकि 7 साल के लिए भी जो लाइनअप किया होगा, आप देखोगे उसमें कितनी सप्लाई लोकेशंस वहाँ पे सप्लाई पैरामीटर मीट आउट हो रहे हैं, क्योंकि जी एनटीपीसी ने भी ये सेकंड वर्जन लॉन्च किया है। इससे पहले भी इन्होंने फर्स्ट वर्जन लॉन्च कर चुके हैं 600 टन का। इट्स देयर सेकंड वर्जन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो अभी ऐसा नहीं कि एक ही टेंडर से उनका सारा क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ ठीक है नमेश जी, तो थैंक यू मतलब जी। ओके सर। जी एनी अदर वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? हेलो सर। जी सर सर दिस इज शिवम जायसवाल। सर मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। सर जी मुझे कुछ टाइम पहले 10 दिन पहले सर बायोमास पैलेट्स के बारे में पता चला, एंड मैंने एक प्लांट भी विजिट किया रिसेंटली। तो जी जी सर लाइक प्लांट मैंने देख लिया, डिमांड भी मुझे दिख रही है कि हाँ डिमांड है एंड एवरीथिंग। बट सर डिसीजन लेने, एंड आई जस्ट गॉट टू नो सुबह लाइक इन दिस वेबिनार कि आपकी ई बुक्स भी हैं रिगार्डिंग, आई रीड दैट ऑल्सो सर। सर जी मुझे डिसीजन लेने में कि मैं ये प्लांट सेटअप करूं कि नहीं करूं, एंड क्या क्या चैलेंजेस, जैसे आपने बोला कि अभी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें। जी सर छत्तीसगढ़ में सर जैसे अभी मनीष जी ने भी बोला कि यहाँ पे राइस मिल्स बहुत है, तो रॉ मटेरियल की यहाँ पे अवेलेबिलिटी में आई डोंट थिंक सो उतना इशू है। बट जो बेचने का है, जो जिनको हम बेचेंगे सर, वो मतलब कौन कौन है उनसे, जैसे आपने बोला कि हम अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी हम उनको दे सकते हैं एनीथिंग। सर ये सब ठीक। चैलेंज में सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि मैं डिसीजन ले पाऊँ इस चीज के लिए, प्लान श्योर सेटअप के लिए। श्योर सर श्योर। आफ्टर वेबिनार आप हमारे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। जी और देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड्स जो है अभी लाइनअप हो। अडानी है, अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है अडानी पावर प्लांट्स के लिए, रिलायंस वाले ले रहे हैं, फार्मा सेक्टर्स हैं, पेपर इंडस्ट्रीज हैं, आसपास अगर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं तो ऐसे बहुत मिल्क प्रोसेसिंग की जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा, होटल इंडस्ट्रीज में, कुकिंग इंडस्ट्रीज में, ऐसे बहुत सारे एरिया लाइनअप हैं जहाँ बायोमास ब्रिकेट्स और पैलेट्स की डिमांड अभी लाइनअप हो चुकी है। तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो प्राइवेट मार्केट है वो अभी पूरा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। बाकी अभी कुछ ऐसे एक दो प्लेटफॉर्म बने हैं, बायोफ्यूल सर्कल .com है जिसपे बायोमास पैलेट्स और ब्रिकेट के सप्लायर और वेंडर्स लाइनअप होते हैं, तो आप उस पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि आपको इस सेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली मिलती रहे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ड्यू टू सम टाइम। सर मैं एक पूछना चाहूंगा सर। जी जी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी सर, एक्चुअली सर अभी ये एनटीपीसी का जो टेंडर आया है ना, उन्होंने एक कंडीशन डाला है सर, 50% कुछ तो वो ये पराली मांग रहे हैं सर। जी सर जी। और मैं एक्चुअली महाराष्ट्र में हूँ सर, तो वो यहाँ पर इतना 50% नहीं आएगा सर, तो क्या मैं डाल सकता हूँ टेंडर? सर देखिए ये कंडीशन है, अगर 50% अगर आप पैडी का यूज नहीं कर पाएंगे तो आप टेंडर नहीं डाल पाएंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके सर। गुड आफ्टरनून सर, दर्शन सिंह बोल रहा हूँ सर। जी दर्शन सिंह जी। सर मैं भी नया ही स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ बायोमास पैलेट में। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या सीएलयू की जरूरत नहीं है सर प्लांट लगाने के लिए? कहाँ आप प्लांट सेटअप करना चाह रहे हैं सर? हरियाणा में सर। हरियाणा में सर सीएलयू फीस का एग्जम्पशन है सर, यानी सीएलयू एग्जम्प्टेड है बायोमास पैलेट्स के बिजनेस के लिए। हरियाणा की बायो ऑर्गेनिक पॉलिसीज है, आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, आपको सीएलयू लेने की जरूरत नहीं है सर। दूसरी बात सर, यदि सीएलयू नहीं है तो बैंक उस पे इतना लोन नहीं देगा? मतलब अब नहीं, मैं आप एक एकड़ में। उसको, हाँ, उसके लिए आपको अपनी जो लैंड है उसको गैर मुमकिन करवाना होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जैसे पटवारी के रिकॉर्ड में आपकी लैंड का जो स्टेटस है वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको ऊपर अभी फसलें ना हो, इसके लिए आपको उसको गैर मुमकिन में कन्वर्ट करवाइएगा, फिर ही वो बैंकेबल प्रॉपर्टी बनेगी सर। ओके, उसको गैर मुमकिन कराना पड़ेगा। जी एक सर। दूसरा सर, एक गोडाउन हम लीज पे लेने की सोच रहे हैं, वही आसपास ही है 2.5 एकड़ में। जी ऑलरेडी बिल्ड है गोडाउन वो। ठीक है। यदि हम वो लीज डीड लें तो क्या वो लीज डीड के आधार पे हमारे प्लांट्स को लोन कर देंगे बिना कोलेटरल के? क्योंकि जमीन तो कंपनी को उन्हीं की रहेगी जिनका गोडाउन है, हम सिर्फ लीज डीड ले रहे हैं 10 साल की।
नहीं सर, देखिए लीज डीड में अगला एक एस्पेक्ट होता है, एक तो लीज डीड, एक होती है रजिस्टर्ड लीज डीड, और रजिस्टर्ड तीसरा, डीड होगी सर वो। हाँ तीसरा होता है कि बैंक लीज होल्ड राइट अपने पास ले लेता है। अगर आपके पास ऐसा कोई प्राइमरी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, क्योंकि जनरली इट विल कम अंडर द प्राइमरी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, तो आपका लीज होल्ड राइट बैंक डिमांड कर सकता है आपसे। प्लीज ऑल राइट, ठीक है सर। जी। बाकी सर, आप थैंक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ ले लीजिएगा, बैंक से बात कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 2 करोड़ तक के टर्म लोन कोलेटरल फ्री अलाउड हो जाते हैं, तो बैंकर के साथ डिस्कस करके आप प्लानिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आप हमारे से कनेक्ट करके एआईएफ का अप्रूवल भी लाइन अप कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो सर ये बायोमास पैलेट और एआईएफ दोनों अलग अलग नहीं होंगे, या एक एस्पेक्ट है? नहीं नहीं नहीं, एआईएफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बायोमास पैलेट, ब्रिकेट्स, फार्म रेजिड्यू मैनेजमेंट की कैटेगरी में कवरेबल्स हैं। अगर आप ये बिजनेस लाइन अप करते हैं और बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से प्रायर अप्रूवल लेके आप आसानी से बैंक लोन भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू दर्शन, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट ड्यू टू सम टाइम कांस्टेंट सर मैं अभी एक पूछूंगा सर सवाल। जी, थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट है हमारे लिए, आप प्लीज थोड़ा जल्दी पूछिएगा सर प्लीज। सर अभी जो आपने बोला कि एआईएफ में आप हेल्प करेंगे, तो सर मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, तो क्या मेरे को आपका हेल्प हो सकता है? हाँ हाँ सर, ये पूरी पैन इंडिया की स्कीम है और हम पूरे पैन इंडिया बेस पे एआईएफ के 400 प्लस केस सक्सेसफुली लॉन्च भी कर चुके हैं सर। इन केस आप किसी भी स्टेट से बिलोंग हो, आप मैं होस्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, शैलेंद्रा जी का पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर एआईएफ से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए आपके बैंकर को, कोई इस स्कीम से रिलेटेड अगर कोई नॉलेज नहीं है, कई बार बैंकिंग पर्सनस को कई बार ऐसी स्कीमों के बारे में पता नहीं होता, तो हम वहाँ उनको टेक्निकली अपडेट्स देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में सारा पेपर आपका लाइन अप करके आपको वहां से अप्रूवल भी दिलवाते हैं, ताकि आपको बैंक से आसानी से लोन मिल पाए सर। ओके ओके। और सर आपने अभी जो बोला एनए लैंड के बारे में बोला सर ना? हाँ जी, एनए लैंड के बारे में बोला ना सर अभी आपने? जी 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 जी। तो एनए लैंड जो होता है उसके लिए मतलब जमीन जहां पर ऑलरेडी अच्छा एग्रीकल्चर चल रहा है उसको भी मैं क्या एनए में डाल के ले सकता हूँ सर, एनए का अप्रूवल? हाँ आप ले सकते हैं सर। देखिए कि नॉन एग्रीकल्चर से आप कन्वर्जेंस करा के, गैर मुमकिन करा के आप उसको बैंकेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप वहाँ फंडिंग लेके अपने बिजनेस को लाइन अप कर सकते थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था, क्या इसका मीटिंग का वीडियो यूट्यूब पे मिल सकता है? हैं। श्योर पंकज जी, आपको मिलेगा आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस सेशंस, आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, ग्रेट थैंक्स टू पार्टिसिपेट सर एंड प्लीज आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। जी अभिनव जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने बताया भी जो 50% जो पैडी स्ट्रॉ है वो हमारे को दिल्ली से ही, एनसीआर से ही उठाना, वो प्रोक्योर करना पड़ेगा। क्या ये पंजाब और हरियाणा में भी इंक्लूडेड रहता है? हाँ हाँ सर, ये कवर्ड है, हरियाणा पंजाब एनसीआर एरिया यही है सर, सारा सर। ओके, तो हम ये जगह दादरी के लिए हम पंजाब में से भी एप्लीकेबल है हम लोग? हाँ जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ठीक सर, थैंक यू सर। Thank you to all participants. It's a great session and great discussions. Thanks to all. Be the part of the KIP webinar. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for enlightening us, and thank you all to our participant. We will be looking for your workings. Thank you so much, sir.